कैसर खां ने कहा, साहब मैं आपको सांगला ले चलता हूँ, दूरी ज़्यादा नहीं है। खैर, आंटी जान से दोबारा मिलने का वादा करके हम सांगला हिल गए। पंजाब की हरी भरी धरती हमारी आंखों के सामने थी। सांगला पहुंचकर चौधरी इरफान को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह भी अजीब आदमी था, मोटे दबंग व्यक्तित्व के मालिक हैं। बहुत मोटी भाषा थी। उसने हमें हमारी जमीनें दिखाईं और चापलूसी भरे शब्द बोले। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारे आने का पता चल गया हो। काफ़ी देर तक हम जमीनों की जांच करते रहे। उन्होंने हमें रहने की पेशकश भी की, लेकिन मामा नहीं माने और थोड़ी देर बाद लाहौर लौटने का फैसला किया गया। एक समय था जब दिन का उजाला था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शाम हो चुकी थी। उस समय हम एक सुनसान सड़क से गुजर रहे थे। कैसर खान कार चला रहा था, तभी अचानक कुछ हुआ। कुछ विस्फोट हुए और कार उछलने लगी। कैसर खान ने घबराकर ब्रेक लगा दिया, लेकिन ये विस्फोट अकारण नहीं थे। कुछ देर बाद कई गोलियां हमारी कार के शरीर में लगी और मामा और दन्या चिल्ला उठे। हम चौंक गए। हम पर भारी फायरिंग की जा रही थी और गोलियों की आवाज़ हवा में भयानक शोर पैदा कर रही थी। कार की बॉडी में लगातार छेद किए जा रहे थे और कुछ ही समय में हम इन गोलियों का निशाना बन गए थे। हम अपने बचाव के लिए कार में बैठ गए और हम में से किसी के चीखने का इंतजार करने लगे। कैसर खां भी आश्चर्य में पड़ गया। अचानक गोलियों की आवाज़ तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे किसी और दिशा से गोलियां चलाई गई हों। तभी सड़क के बाईं ओर से एक चीख सुनाई दी और उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आई। हमने फिर भी कोई हरकत नहीं की। हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ देर दौड़ती रही और तभी बाईं ओर से कुछ लोग दिखाई दिए। 3-4 लोग थे जो सड़क की ढलान से ऊपर आए थे। अचानक सरफराज भाई की फुसफुसाहट उभरी, अरे, ये इंस्पेक्टर नादिर खान हैं। मैंने सलवार कमीज पहने नादिर खान को भी पहचान लिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ था और उसके साथ मौजूद 2 लोगों के हाथ में राइफलें दिख रही थीं। वे पुलिसकर्मी भी हो सकते थे, लेकिन वे सभी सादे कपड़ों में थे। नादिर खान ने उनमें से 1-2 को कुछ निर्देश दिए और फिर हमारी कार की ओर चल पड़े। वह लगभग दौड़कर हमारे पास आया और फिर उसने दोनों हाथ कार की खिड़की पर रख दिए और कुछ डरे हुए स्वर में पूछा, तुम लोग ठीक हो? कोई घायल नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह की कृपा है नादिर खान, हम सब ठीक हैं, लेकिन यह सब क्या है? हमने उतरकर पूछा। आराम करो, सब ठीक है। माँ और बहन दोनों ठीक हैं। नादिर खान ने अंदर देखा और कहा। माँ और दानिया एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उनके चेहरे सफ़ेद हो गए और होठों पर सिहरन थी। नादिर खान ने झट से कहा, शिहाब, पानी वगैरह की व्यवस्था है क्या? हाँ, मैंने कहा और गाड़ी की डिक्की की ओर चला गया जहां मिनरल वाटर की बोतलें थीं। मैंने बोतल निकालकर पहले मम्मा और फिर दानिया को गिलास में पानी पिलाया। इतने में नादिर खां के दूत नीचे से आ गए। उन्होंने एक मानव शरीर धारण किया। शव के 2-3 जगह से खून बह रहा था। मैंने डरे हुए स्वर में कहा, नादर सर, हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। क्या ये हमला हम पर किया गया था? नादिर खान ने कहा, आप अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं? मैंने पूछा, लेकिन ये लोग कौन थे? नादिर खान ने कहा कि जो कोई भी था, उसे पता चल जाएगा। मैंने फिर पूछा कि आप लाहौर से यहाँ कैसे पहुँचे? नादिर खान बाला, मैंने कहा सिर्फ अल्लाह मदद करता है। आपके विरुद्ध षड्यंत्र मेरी जानकारी में संयोग से आ गया। घबराएं नहीं, अल्लाह की कृपा है कि आप सकुशल हैं। उनका प्रयास आप सभी को खत्म करने का था। बस यहाँ आओ, नादिर खान ने कहा। मैं और सरफराज भाई वहाँ से आगे बढ़े और कार से कुछ दूरी पर आ गए। मुझे चिंता है माँ जी और बहन जी की, बस इतना समझ लो कि अल्लाह ने तुम सबको सलामत रखा है, नहीं तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते। आपने हमें एक साजिश के बारे में बताया, इसे किसने किया और आपको इसके बारे में कैसे पता चला? नादिर खान ने कहा, पुलिस के लिए कुछ चीजें छोड़ दें शाहब भाई, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताएं कि क्या आप इस हमले की रिपोर्ट करने जा रहे हैं? आप या तो मुझे ये सलाह दे सकते हैं या जहीर हुसैन से बात कर सकते हैं। कानूनी मामले पूरे होने चाहिए। हालांकि आपको मेरा सहयोग करना होगा। हाँ बोलना, मेरा नाम बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनके एक नौकर की मौत हो गई है।
हमारे हाथों मरे, लेकिन हम दिखाएंगे कि वह अपने ही साथियों की गोलियों से मरे। यहाँ सांगला हिल मेन थाने के एसएचओ मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ। इतना कहने के बाद नादिर खान किसी से मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश करने लगा और फिर बोला, हाँ रहीम बख्श, मैं नादिर खान हूँ। दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ के जवाब में नादिर खान ने कहा, ओ यार नादिर, तेरा यार नादिर खान एसएचओ। हाँ मेरे दोस्त, पहले मेरी बात सुनो, बाकी सब बाद में। तुम अपने साथ 4-6 सिपाही लाओ। आपको एक लाश लेनी है और हाँ, मैं आपको बताऊंगा अगर आप यहाँ आए। कुछ गुप्त मामले हैं, अपने विश्वस्त सेवकों को ले आओ जो कह सकते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। ठीक ठीक, हाँ मैं जगह बताता हूँ, सांगला हिल से ज़्यादा दूर नहीं, नादिर खान ने कहा और बात करके फ़ोन रख दिया। तब कही, देखिए मैं इस मामले से अपनी गर्दन नहीं बचाना चाहता, लेकिन समीचीनता की मांग है कि मेरी उपस्थिति इस समय उजागर न हो, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। मैं रहीम बख्श से हर बात पर चर्चा करूंगा। एक बात बताओ नादर सर। हाँ, हम इस मसले में नहीं पड़ना चाहते, हमारे पास इतना समय नहीं है। नादिर खान ने कहा, चिंता मत करो, अगर कुछ होता है तो मैं देख लूंगा। हमने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। हमारी कार खराब होने के कारण दानिया और मामा को भी कार से बाहर निकाल लिया गया। काफी दूर सड़क पर गिरी कार को नादिर खान के एक आदमी ने बाहर निकाला। ये पुरानी स्टाइल की एक बड़ी कार थी जिसमें नादिर खान ने हमारा पीछा किया। इस बात को लेकर काफी सस्पेंस था कि हम पर किसने हमला किया, नादिर खान कहाँ से आया था, ये सब बातें समझ से बाहर थीं। बहरहाल मामा और दनिया आगे चल दिए। शव अभी भी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, आदमी मर चुका था। मामा और दानिया ने उसे देखा और आंखें बंद कर लीं। मैं उन्हें वहां से अलग ले आया। कुछ देर बाद पुलिस जीप आई, उसमें 6 लोग थे। एक था एसएचओ रहीम बख्श, लंबे बालों वाला लंबा खूबसूरत आदमी। वह नादिर खान से बहुत प्यार से मिले और कुछ देर बातें की। फिर नादिर खान उसे लेकर हमारे पास आया।